गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पे दल बदल अधिनियम को पढ़ेंगे और इसमें जो भी इशूज हैं उसको देखते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड, संविधान संशोधन, 52nd अमेंडमेंट, फायदे, चैलेंजेज, सुप्रीम कोर्ट की किहोटो होलोहान एंड राजेंद्र सिंह राणा जजमेंट एंड वे अहेड में दिनेश गोस्वामी कमेटी, हालिम कमेटी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड NCRWC यानी वेंकटाचलैया कमीशन। सो आई एम दीपक, यू आर वॉचिंग मी ऑन IFPCS फैक्ट्री। और यहाँ पे ये जो डिस्कशन होगा ये सारे ही मेंस पेपर के लिए रेलेवेंट होगा, इंक्लूडिंग दी ऑप्शनल पेपर PSIR। ठीक है, चाहे आप 67वीं दें या 66वीं दें, फर्क नहीं पड़ता है, या UPPCS दें। चलिए, हम सबसे पहले जानते हैं कि बैकग्राउंड क्या था। एक MLA थे गया लाल, और ये हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के MLA थे। 1967 में 15 दिनों के अंतर्गत इन्होंने अपनी 3 बार पार्टी में आए और गए, तो इसीलिए इस फेनोमेना को कहा जाता है आया राम गया राम। संविधान संशोधन कि इसको 52nd यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ को, और संविधान के इसे 10वीं अनुसूची में रखा गया है। अगर किसी अन्य देश की बात करें तो ये बांग्लादेश, केन्या, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में ऑलरेडी ऐसे प्रोविजंस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं 52nd अमेंडमेंट में। तो पहले आती है कि डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए, अगर कोई मेंबर चाहे MLA हो या MP हो, अगर वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप, अगर अपनी इच्छा से मेंबरशिप को त्याग देते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। या फिर ऐसी जगह वोट करते हैं जहां उनकी पार्टी का व्हिप नहीं कहता है, या फिर आते ही नहीं है वोट देने जब उनकी पार्टी के व्हिप के द्वारा कहा गया है, तब भी उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। या इसमें लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर उस MLA या MP ने अगर परमिशन ले ली है कि हाँ हम वोट ऐसे करेंगे कि आपको नहीं देंगे, तो फिर वो एक्सेप्शन होगा, तब उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। या 15 दिनों के अंतर्गत कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। लेकिन ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है। खैर, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर जीत करके आता है और वो कोई किसी पार्टी को ज्वाइन किया तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, जैसे राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। तो हालांकि अभी एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है। तो मान लीजिए राज्यसभा के किसी MP को अभी नॉमिनेट किया गया और 6 महीना तक तो अगर वो ज्वाइन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, तब तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन 6 महीना के बाद अगर वो पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, और ये कौन डिस्क्वालीफाई करेगा, यानी कि ये पावर किसके पास होगा? तो डिस्क्वालीफाई करने का पावर उस सदन के हेड को होगा। जैसे लोकसभा में स्पीकर होंगे, राज्यसभा में चेयरमैन होंगे। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है कि अगर किसी पार्टी का 2/3 यानी 2/3 करीब 66% लोग अगर एक साथ पार्टी छोड़ देते हैं तब उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। चलिए हम फायदे देखते हैं कि एडवांटेज क्या है। मेनली 2-3 फायदे हैं। पहले कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ये बार बार जो सरकारें गिरती है ना, तो इससे पूरी पॉलिसी अनसर्टेनिटी आ जाती है। ठीक है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए फायदा ये है कि पार्टी में डिसिप्लिन और लॉयल्टी बनी रहेगी। ठीक है, कई सारे एडवांटेज गिना सकते हैं, बट शॉर्ट में हम कर रहे हैं, मेजरली यही है। चैलेंजेस तो मुझे बहुत सारे दिखते हैं। देखिए, पहला चैलेंज तो ये है कि MP मतलब पार्टी के खिलाफ MP बोल ही नहीं पाएगा, तो डिसेंट को एक तरह से कर्ब किया जा रहा है। पार्लियामेंट के प्रति और लोगों के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम होगी, जो जवाबदेही है वो कम होगी। इसके अलावा मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों किया गया है कि 6 महीना टाइम दिया गया है नॉमिनेटेड मेंबर को और इंडिपेंडेंट मेंबर को कहा गया है कि कोई पार्टी ज्वाइन करते ही सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो मुझे ये इलॉजिकल एंड इरैशनल लगता है, ये डिस्टिंक्शन दोनों के बीच। इसके अलावा और है कि जैसे कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कि कितने समय में ये फैसला हो ही जाना चाहिए। और दूसरी चीज और भी लगती है ना कि स्पीकर जो मैटर डिसाइड करते हैं ना, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं, तो फिर वो बायस डिसीजन ले सकते हैं। और स्पीकर के सेंस में एक और प्रॉब्लम है कि क्या स्पीकर के पास
वो एक्सपर्टीज है कि वो एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में काम कर सकें। तो उनकी एक्सपर्टीज को लेकर हम इसको देखेंगे भी कि क्या किया जाना चाहिए। तो बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो पार्लियामेंटारियंस का है वो अफेक्ट हो रहा है, और आप लिखिए कि आर्टिकल 19 में वो उनका भी तो है ना। दूसरी चीज है, एक और चीज है कि एमपी रिसर्च क्यों करेंगे? वो रिसर्च तभी करेंगे ना जब उनको बोलने की आज़ादी हो। वो तो सिर्फ एक वोटिंग मेंबर रह गए हैं, ठीक है। तो ये आप इतनी अगर बातें लिख देंगे तो इतना से मुझे लगता है कि चैलेंजेस आपके ख़त्म हो जाएंगे। फिर किहोटो होलोहान आप जजमेंट को लिखेंगे, ये 1993 में था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 10th शेड्यूल है यानी 10वीं अनुसूची, ये एमपी के कॉन्साइंस को वायलेट नहीं कर रहा है। मतलब इस पूरे एक्ट को ही चैलेंज किया गया था, तो इसने बोला कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं इस एक्ट में। हाँ, एक बात जरूर जोड़ दिया कि जो स्पीकर होंगे वो एक क्या कहेंगे, ट्राइब्यूनल के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में कार्य करेंगे। दूसरा है 2007 में राजेंद्र सिंह राणा केस। इस केस में क्या कहा गया कि इफ मतलब जो स्पीकर हैं या फिर क्या कहेंगे राज्यसभा के जो हेड हैं, अगर वो पिटीशन को जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आया है अगर वो कंसिस्टेंटली इग्नोर कर रहे हैं तो ये उनकी एक संवैधानिक जो ड्यूटी है वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। यानी कुल मिला के बात ये है कि इसमें उन्होंने कहा कि समय पे आप पिटीशन को सॉर्ट आउट कीजिए। देखिए आगे का रास्ता क्या हो आप इसमें सजेशन में देंगे कि दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 इसने कहा था कि वही जो हुआ आगे कि किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दो ओनली व्हेन he or she voluntarily gives up the membership or abstains from voting or votes contrary to party whip। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं और ऐसा प्रोविजन बना भी दिया गया है। लेकिन एक जो खास बात दिनेश गोस्वामी ने कमेटी ने कही, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कही कि ये डिसीजन होगा ना वो स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन ना सुनाए बल्कि ये प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को दे दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस पे वो फैसला सुनाएंगे, ठीक है। हालिम कमेटी ने कहा कि ये जो टर्म है कि वॉलंटरली गिव्स अप मेंबरशिप, इसको आप बहुत अच्छे से डिफाइन कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दीजिए और एक और टर्म को डिफाइन कीजिए पॉलिटिकल पार्टी। इस टर्म का डेफिनेशन बहुत क्लियर नहीं है, इसको डिफाइन कीजिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना 170वां रिपोर्ट दिया, उसमें यह कहा है कि ये आप एग्जेम्पशन क्यों देते हैं स्प्लिट पे या मर्जर पे। जैसे पहले नियम था ना कि 1/3 अगर मेंबर किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, अभी 2/3 का है। तो ये दोनों के ही खिलाफ है। और एक और बात कहा कि अगर 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके एक कोलिशन बनाती हैं चुनाव से पहले तो उनको एक पार्टी के रूप में माना जाए। जैसे बिहार में आपने देखा था कि जेडीयू और आरजेडी इन लोगों ने मिल करके महागठबंधन बनाया था, लेकिन बाद में जेडीयू अलग हो गई थी। तो ऐसे में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का मानना था कि उसको अगर एक पॉलिटिकल पार्टी मानी गई होती तो जेडीयू का क्या होता, सारी सदस्यता समाप्त हो जाती इनके एमएलएज का। और एक और बात लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कही कि व्हिप का मतलब तभी इशू करो जब सरकार खतरे में हो, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन जैसी अविश्वास प्रस्ताव जिसे आप कहते हैं वो अगर हो तब। और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बता ही दिया, जो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी कही थी कि ये फैसला स्पीकर या चेयरमैन को न दिया जाए, ये फैसला प्रेसिडेंट को और गवर्नर को दिया जाए और हमारे कहने पे यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस पे वो फैसला लें। लास्ट है वेंकटाचलैया कमीशन NCRWC 2002 में ये था। इन्होंने ये रिकमेंड किया अगर कोई आदमी डिफेक्ट करता है यानी दल बदल करता है तो उसे किसी भी पब्लिक पोस्ट पे न रखा जाए या किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट पे उस रिमेनिंग टर्म के लिए, जैसे अगर 1 साल चुन के आए हुए हुआ और 4 साल बचा है तो उसको कोई तरह का पोस्ट ना दिया जाए। और अगर डिफेक्टर वोट करता है सरकार को गिराने में तो उसके वोट को न काउंट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट ये पूरी टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। अगर इतनी बातें आप लिख देंगे तो मुझे लगता है 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा आप अगर चाहते हैं तो, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में 2016 में कैसे हुआ था, फिर अभी कर्नाटका का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं,
ठीक है, एमपी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये सब रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स मुझे लगता है आप कोट कर लेंगे। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि WTO और फूड सिक्योरिटी और जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, ये 4 टॉपिक्स तो पहले हम लोग कवर करें। ये सारे GS2 के ही टॉपिक्स हैं, जैसे WTO और फूड सिक्योरिटी ये इकोनॉमी वाले सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।